गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। सबसे पहले सभी को कृष्ण जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो उनका अवतार दिवस है, अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है मेरे भाई, जैसे भी समझना चाहो उन सभी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं, दिल से ढेर सारी बधाई। ठीक है। हाँ, माँ यशोदा को और नंदलाल जी को भी बहुत बहुत बधाई कि उनके घर यहाँ कौन पधार रहे हैं? स्वयं विष्णु भगवान पधार रहे हैं अवतार लेकर। ठीक है, चलो। को व्रत करना है वो व्रत करे, जिसको कुछ करना है करे, लेकिन क्लास जरूर देखे, क्योंकि मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ, मेला देखने जा रहा हूँ, सब कुछ सारे काम होंगे, लेकिन देखो सारी चीजें होंगी, लेकिन हमें क्या करना है? अपनी क्लास को, कर्म को नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है ना गीता में, कर्म तो कभी छोड़ना ही नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। कर्म के बिना हम फल की इच्छा कर ही नहीं सकते। कहते कर्म करो भूल जाओ। हाँ चलो कोई बात नहीं, अपन तो कर्म करके थोड़ा सा याद तो रख रहे हैं कर्म को। ठीक है मेरे भाई, चलो स्टार्ट करें मेरे भाई। देखो रिवीजन आपका कल ही होगा, क्योंकि कल संडे है, तो कल आपको मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा। अभी हम आज लिखने पे फोकस करेंगे और आज थोड़ा सा स्पीड से लिखने का प्रयास करेंगे। आज अपन कोशिश करेंगे कि मतलब मैक्सिमम चीजें लिख सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करें मेरे भाई। बताओ स्टार्ट करें? हाँ सर स्टार्ट करो। और अब मेरे भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हमने उत्सर्जी अंग तक लिख लिया था, यहाँ पे डाल के नोट डालकर लिखेंगे मेरे भाई। नोट डालकर लिखेंगे, लिखेंगे नोट डालकर, क्या लिखेंगे गुरुजी? नोट डालकर लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे नोट डालकर, क्या लिखेंगे? नोट डालकर लिखेंगे। दिख रहा है यहाँ पे सभी को? हाँ सर गुरुजी, ये नोट डाल दिए मैंने, और यहाँ नोट डालकर लिखेंगे मेरे भाई। एक कोशिकीय जीव लिखेंगे, एक कोशिकीय जीव लिखेंगे, एक कोशिकीय जीव। जल्दी जल्दी लिखेंगे। एक, राइटिंग के चक्कर में थोड़ा सा अपन धीरे लिखने लग जाते हैं। एक कोशिकीय जीव अपशिष्ट पदार्थों को लिखेंगे, एक कोशिकीय जीव अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से, एक कोशिकीय जीव अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से, शरीर की सतह से किसमें विसरित कर देते हैं, किसमें फैला देते हैं? तो मेरे भाई वो फैला देते हैं जल में। किसमें फैला देते हैं? जल में। तो एक कोशिकीय जीव अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। कर देते हैं मेरे भाई, जल में विसरित कर देते हैं। तो लिखेंगे जल में कर देते हैं गुरुजी, जल में विसरित कर देते, जल में विसरित कर देते, कर देते हैं मेरे भाई, जल में विसरित कर देते हैं। आगे लिखेंगे मेरे भाई, मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग। अब हम मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात कर रहे हैं कि मानव में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई। पहले एक बार पौधों का लिख लेते हैं, एक बार किसका लिख लेते हैं? पौधों का। चलो तो पौधों का लिखेंगे पहले, लिखेंगे, लिखेंगे मेरे भाई, पौधों के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पौधों में उत्सर्जन के रूप में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पौधों में उत्सर्जन, हेडिंग डालेंगे पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन के बारे में लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पौधों में उत्सर्जन के बारे में दिख रहा है ना सभी को? पहले ये बताएंगे, पौधों में उत्सर्जन दिख रहा है सभी को? पौधों में उत्सर्जन, तो लिखेंगे पौधों में उत्सर्जन के रूप में, लिखेंगे पौधों में उत्सर्जन के रूप में, लिखेंगे पौधों में उत्सर्जन के रूप में उत्सर्जन के रूप में, पौधों में उत्सर्जन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड
क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सीधा CO2। तो पौधों में उत्सर्जन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त यौगिक लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कोमा नाइट्रोजन युक्त यौगिक, नाइट्रोजन युक्त यौगिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, और क्या क्या निकालते हैं, जल, क्या निकालते हैं मेरे भाई, जल निकालते हैं। तो पौधों में उत्सर्जन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त यौगिक और कार्बनिक, और लिखेंगे कार्बनिक, तो इसमें लिखेंगे एक बार पहले नाइट्रोजन युक्त, और कार्बनिक विषाक्त पदार्थ लिखेंगे, और कार्बनिक विषाक्त पदार्थ, और कार्बनिक विषाक्त पदार्थ, चलो कोई बात नहीं, लिखेंगे, और कार्बनिक विषाक्त पदार्थ चलता है, और कार्बनिक विषाक्त पदार्थ चलता है, क्या है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे नोट डालकर, यहाँ पे डालकर लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे यहाँ पे रेजिन या गोंद भी, रेजिन या गोंद भी लिखेंगे, रेजिन या गोंद भी या गोंद भी एक तरह का एक तरह का क्या है, अपशिष्ट है, जिसका पेड़ उत्सर्जन करते हैं, पौधे उत्सर्जन करते हैं। तो लिखेंगे रेजिन या गोंद भी एक प्रकार का अपशिष्ट है का पेड़ पौधे उत्सर्जन करते हैं मेरे, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे अपन, ये तो हो गई पादपों की बात, पौधों की बात। अब हम जो डालेंगे, अब अपन डालेंगे मेरे भाई क्या, अब हम लिखेंगे, एक मिनट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या, अब हम लिख रहे होंगे मेरे भाई, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग, अब लिखेंगे मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग, हेडिंग डालेंगे सभी, लिखेंगे मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग, मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग, लिखेंगे मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग, मानव के प्रमुख लिखेंगे मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग, हेडिंग डालेंगे मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग, मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग, के प्रमुख उत्सर्जी अंग। पहला लिखेंगे फेफड़े, क्या लिखेंगे, फेफड़े, ठीक है मेरे भाई, पहला लिखेंगे फेफड़े,
फेफड़े भी उत्सर्जन करते हैं क्या? हाँ, किसका करते हैं बताओ? तुमने जब फेफड़े पढ़ा तो किसका उत्सर्जन कर रहे थे? सर वो कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका कर रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो लिखेंगे, लिखेंगे मेरे भाई सभी, सभी लिखेंगे मेरे भाई, सभी लिखेंगे। फेफड़े हेडिंग डालेंगे, फेफड़े हेडिंग डालेंगे, फेफड़े हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, फेफड़े। फेफड़े में लिखेंगे मेरे भाई, मानव में फेफड़े लिखेंगे, मानव में फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड, मानव में फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड तथा 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 वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। फेफड़े क्या करते हैं मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। आगे लिखेंगे मेरे भाई, बड़ी आंत। गुरुजी बड़ी आंत भी करती है क्या? हाँ मेरे भाई, बड़ी आंत जो होती है वो अपचित जो भोजन होता है उसका उत्सर्जन करती है। तो लिखेंगे अगली हेडिंग, अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे बड़ी आंत। क्या लिखेंगे मेरे भाई? बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत के बारे में लिखेंगे, बड़ी आंत शरीर में, लिखेंगे बड़ी आंत शरीर में, ये बड़ी आंत शरीर में अपचित भोजन का, अपचित भोजन का उत्सर्जन करती है। का उत्सर्जन करती है मेरे भाई? अपचित भोजन का उत्सर्जन करती है। लिखेंगे यकृत के बारे में, लिखेंगे अब यकृत के बारे में, मतलब कि लीवर के बारे में लिखेंगे, लीवर के बारे में मेरे भाई। अगली हेडिंग डालेंगे यकृत। क्या डालेंगे? यकृत। लिखेंगे यकृत के बारे में। यकृत को और क्या बोलते हैं गुरुजी? इंग्लिश में कुछ है क्या? हाँ मेरे भाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत में लिखेंगे मेरे भाई, यकृत अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को, लिखेंगे यकृत तो हम बोलते हैं लीवर। यकृत अमोनिया, अमोनिया का मतलब है NH3। यकृत अमोनिया मतलब कि NH3। ठीक है, NH3 क्या होता है? अमोनिया, और NH4 अमोनियम। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को, यकृत लीवर अमोनिया जैसे, यकृत लीवर अमोनिया जैसे जैसे खतरनाक पदार्थों को, खतरनाक पदार्थों को या जैसे, या जैसे
कम खतरनाक, ये कम खतरनाक, देखेंगे मेरे भाई यकृत, लिवर, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को जैसे कम खतरनाक पदार्थ में खतरनाक पदार्थ में बदलकर खतरनाक पदार्थ में बदलकर पदार्थ में बदलकर पदार्थ में बदलकर, ठीक है, बदलकर लिखेंगे आगे, बदलकर उसके उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बदलकर उसके उत्सर्जन में उत्सर्जन में भूमिका निभाता है। का निभाता है, ठीक है मेरे भाई। आगे लिखेंगे त्वचा। सर त्वचा भी उत्सर्जन करती है? हाँ मेरे भाई, तुम मेरा हाल देख रहे हो, ये जो हाल दिख रहा है वो त्वचा की वजह से हो रहा है। मेरे शरीर के अंदर क्या है मेरे भाई, क्या दिखता होगा ये बताओ, जिससे बताओ मेरे अंदर के जो शरीर का टेम्परेचर है वो थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जिसको कर पा रहा है पसीना, तो पसीना क्या निकल रहा है बाहर, तो पसीने का क्या हो रहा है उत्सर्जन। तो आगे लिखेंगे मेरे भाई त्वचा, त्वचा का मतलब है स्किन, क्या है मेरे भाई स्किन, तो लिखेंगे त्वचा, हेडिंग डालेंगे त्वचा। त्वचा में लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे त्वचा में, त्वचा में लिखेंगे त्वचा पसीने का उत्सर्जन करती है, त्वचा पसीने, या सीवम भी लिख लो मेरे भाई, सी, ठीक है, पसीने या सीवम का उत्सर्जन करती है। सीवम क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है मेरे भाई, क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है। अब लिखेंगे वृक्क, वृक्क का मतलब होता है नेफ्रॉन, क्या होता है नेफ्रॉन, हेडिंग डालेंगे, अगली अगली हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे वृक्क, वृक्क लिखेंगे, वृक्क क्या लिखेंगे मेरे भाई, वृक्क लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई, क्या लिखेंगे बताओ, वृक्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे वृक्क, ठीक है। वृक्क किससे मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन से। आज मैं लिखाऊंगा इसके बारे में सारी चीजें, वृक्क के बारे, वृक्क, वृक्क के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, लिखेंगे यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो है स्टार बना लेके लिख लेंगे मेरे भैया ना, स्टार लगा लेंगे इसके, लिखेंगे यह एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, ये क्या होता है, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी होती है गुरुजी, दो। आकार कैसा, सेम की बीज की आकार, सेम सेव नहीं, सेम सेम की जो फली आती है उसके आकार की, गुरुजी सेम और सेव, हाँ मेरे भाई अलग अलग चीजें हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। यह एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है, इनकी संख्या दो होती है, लिखेंगे क्या, वो होती है, इनका आकार सेम के बीज के समान होता है, इनका आकार
सेम के समान होता है, इनका आकार सेम होता है। के समान होता है। सेम के बीज के होता है। ठीक है मेरे भाई, यह एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है, इनकी संख्या 2 होती है, इनका आकार सेम के बीज के समान होता है। कैसा होता है मेरे भाई? सेम के बीज के समान होता है। लिखेंगे प्रत्येक वृक्क का वजन या भार, लिखेंगे प्रत्येक वृक्क का वजन या भार, प्रत्येक वृक्क का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है मेरे भाई। कितना होता है गुरुजी? 40 ग्राम। 40 ग्राम कितना होता है? 140 ग्राम होता है। कितना होता है मेरे भाई? एक ट्रक का वजन लगभग 140 ग्राम, लगभग 140। मैं एक्यूरेट थोड़ी बता सकता हूँ, बताओ। कोई छोटा किसी मतलब कोई छोटा बच्चा है, अब उसका थोड़ी बता पाऊंगा। हम वयस्क की बात करते हैं वैसे तो, लेकिन हम लगभग में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रत्येक वृक्क का वजन लगभग 40 ग्राम होता है। कितना होता है मेरे भाई? 140 ग्राम। कितना होता है? 140 ग्राम होता है। ठीक है, अब लिखेंगे नेफ्रॉन। क्या लिखेंगे मेरे भाई? नेफ्रॉन। क्या लिखेंगे? नेफ्रॉन। एक बार मैं रहा है सभी को, कोई बात नहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हाँ तो बता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं और आगे लिखेंगे मेरे भाई नेफ्रॉन। क्या लिखेंगे? नेफ्रॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेफ्रॉन। चलो नेफ्रॉन लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे नेफ्रॉन। क्या डालेंगे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है? प्रश्न पूछता है। ठीक है मेरे भाई, रक्त की इकाई होती है मेरे, रक्त की। रक्त की इकाई कौन सी है गुरुजी? क्या होती है मेरे भाई? नेफ्रॉन होती है। देखिए अब चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे नेफ्रॉन, डालेंगे मेरे भाई नेफ्रॉन, हेडिंग डालेंगे नेफ्रॉन। पेन बदल देता हूं सारे ही। चलो अब लिखाओ गुरुजी। ये लो मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे नेफ्रॉन। क्या डालेंगे? नेफ्रॉन डालेंगे। हेडिंग डालेंगे नेफ्रॉन में लिखेंगे, लिखेंगे वृक्क वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में, वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहते हैं। कौन सी झिल्ली में बताओ? पैरा पेरिटोनियम किसमें रहते हैं मेरे भाई? पेरिटोनियम नामक झिल्ली में क्या रहते हैं? बंद रहते हैं।
लिखेंगे वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? इसमें लिखेंगे वृक्क की इकाई को, वृक्क की इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। लिखेंगे अब यहाँ पे कि वृक्क करता क्या काम है? ये रक्त को छानता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अगली चीज। यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे आगे। लिखेंगे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वृक्क जो होता है वो किसको छानता है मेरे भाई? रक्त को छानता है। लिखेंगे, लिखेंगे वृक्क, वृक्क, वृक्क रक्त को छानता है। वृक्क रक्त को छानता है तथा रक्त में उपस्थित, तथा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है, तथा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है मेरे भाई? मूत्र होता है। तो ये क्या करता है मेरे भाई? जो वृक्क होता है वो रक्त को छानता है। क्या करता है? छानता है। वृक्क किसको बोलेंगे बताओ? तो बोलेंगे वृक्क का बताएंगे, क्या बोलेंगे वृक्क को? किडनी। बताओ किडनी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ गुरुजी किडनी। अरे गुरुजी ये वृक्क वृक्क कह रहा हो, इतनी देर से कह देता। अरे नालायको, ये नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि वहां पे तुमसे अगर हिंदी की जगह वो इंग्लिश की जगह हिंदी में पूछे वृक्क, तो तुम्हारे हक्के बक्के गुल वृक्क कौन? तो नालायको वृक्क कोई किडनी बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन अलग चीज है। तब वृक्क में ही, वृक्क किससे मिलकर बना होता है? जैसे हमारे शरीर को मिलकर बना होता है, वैसे ही जो वृक्क होता है वो किससे मिलकर बना होता है? नेफ्रॉन से बना होता है। अब ये वृक्क क्या करता है? रक्त को छानता है तथा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ, मतलब कि मूत्र को क्या करता है बताओ? अलग करता है। अलग करता है। अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है मेरे भाई? अलग करता है या निकालता है। लिखेंगे अलग, निकालता है, सॉरी निकालता है लिखेंगे। तथा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। निकालता है मेरे, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? ये निकालता है। आगे लिखेंगे मूत्र में यूरिया, लिखेंगे मूत्र में यूरिया, यही मूत्र में यूरिया यूरिक अम्ल में पाया, अमोनिया यूरिक अम्ल में पाया जाता है। लिखेंगे मूत्र में, मूत्र में मूत्र में यूरिया, मूत्र में यूरिया, अमोनिया, अमोनिया यूरिक अम्ल में पाए जाते हैं। लिखेंगे यूरिक अम्ल, मूत्र में यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल पाया जाता है, पाया जाता है मेरे भाई। अम्ल पाया जाता है जो क्या होता है मेरे भाई? हानिकारक पदार्थ होता है, खतरनाक पदार्थ होता है। लिखेंगे पाया जाता है, जो कि खतरनाक पदार्थ होता है।
वो की क्या होता है मेरे भाई, खतरनाक पदार्थ होता है। मूत्र बनने के बाद लिखेंगे, मूत्र बनने के बाद आगे लिख लेंगे अगली लाइन में, मूत्र बनने के बाद लिखेंगे, मूत्र बनने के बाद हेडिंग डालेंगे मेरे भाई। हेडिंग क्या मतलब, इसी में लिखेंगे, लिखेंगे मूत्र बनने के बाद, मूत्र बनने के बाद, मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आता है। कहां पे आता है, मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आता है मेरे भाई। लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ, बनने के बाद बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आता है। कहाँ आएगा मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। मूत्र जो है, मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आता है तथा यहां तब तक रहता है। लिखेंगे, हाँ, यहाँ तब तक रहता है तथा यहाँ तब तक रहता है, तथा यहाँ तब तक रहता है जब तक मूत्र मार्ग से, तक मार्ग से है निकल नहीं जाता है। जब तक ये निकलेगा नहीं मेरे भाई मूत्र मार्ग से, तब तक ये कहाँ रहेगा, मूत्राशय में रहेगा। मूत्राशय में कहाँ से आएगा, मूत्रवाहिनी से होता हुआ। मूत्रवाहिनी में भी कहाँ से बनेगा मेरे भाई, हमारे शरीर में जो किडनी है, नेफ्रॉन है, वो क्या करेगी, रक्त को छानेगी, और रक्त को छार के जो अपशिष्ट पदार्थ है जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, इनको रक्त में से अलग करेगी। क्या करेगी, अलग। और फिर उसके बाद में क्या होगा मेरे भाई, उसको अलग करके जैसे ही मूत्र बनेगा वो मूत्रवाहिनी के थ्रू, मतलब मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाएगा। मूत्राशय का मतलब क्या है, मूत्र का घर, मतलब कि वहां पे मूत्र आकर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और तब तक नहीं जाएगा जब तक कि, कहां से मेरे भाई, कहां से, कहां से मेरे भाई, जब तक कि मूत्र मार्ग से यह बाहर नहीं निकल जाता। आगे लिखेंगे अपोहन। क्या लिखेंगे मेरे भाई, अपोहन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपोहन लिखेंगे, अपोहन। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, अपोहन। अपोहन को बोलते हैं इंग्लिश में डायलिसिस। ठीक है ना, फिर बोलो गुरुजी बताया। ठीक है, डायलिसिस तुमने कहते सुना होगा किसी को, मान लो अगर किडनी खराब है उसकी, या फिर कुछ खराब है, मतलब जैसे किडनी खराब होती है, मैक्सिमम जब किडनी खराब होती है, किडनी का कैंसर वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो उसको बोलते हुए तुमने सुना होगा कि डायलिसिस चल रही है। क्या चल रही है, डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या है मेरे भाई, डायलिसिस का मतलब ही होता है अपोहन। क्या होता है, अपोहन होता है। डायलिसिस का ही मतलब क्या होता है, अपोहन होता है। तो अगली हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, अपोहन। क्या डालेंगे, अपोहन। क्या डालेंगे मेरे भाई, अपोहन डालेंगे। क्या डालेंगे, अपोहन लिखेंगे, अपोहन। हेडिंग डालेंगे, अपोहन। हेडिंग डालेंगे, अपोहन। क्या है, अपोहन को बोलते हैं डायलिसिस।
क्या बोलते हैं? डायलिसिस। अपोहन को बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, चलो लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे वृक्क में रक्त को छाना जाता है। वृक्क में रक्त को, भाई गर्मी बहुत विशेष पड़ रही है, देखो मेरी शर्ट की हालत क्या होगी। तब इसको आज धो के पहनिए तब भी मतलब कोई काम की चीज है ही नहीं, है ना। चलो कोई सा भी हाँ, वॉशिंग पाउडर निर्मा है, दूसरी सफेदी, अरे तो ब्लैक है नाला है को दूसरी। लिखो वृक्क में रक्त को छाना जाता है। वृक्क में रक्त को छाना जाता है। मेरे भाई मुझे ही धोने पड़ते हैं कपड़े, है ना। हाँ, कपड़े मुझे ही धोने पड़ते हैं, और अभी मेले में जाना है तो ऐसे तो जा नहीं सकते, फिर ड्रेस लेंगे कोई। हाँ, देखिए दिक्कत है, नहीं ले लेंगे। चलो कह रहे हो तो कोई बात नहीं, ले लेंगे ले लेंगे भाई, ले लेंगे, कलेश मत करो। चलो लिखेंगे वृक्क में रक्त को छाना जाता है या शुद्ध किया जाता है, जाता है या शुद्ध किया जाता है। इस क्रिया को ही, क्रिया को अपोहन, अपोहन का मतलब है डायलिसिस कहा जाता है, या अपोहन कहा जाता है। क्रिया को क्या कहा जाता है? अपोहन कहा जाता है। एक मिनट भैया, कॉल में चलने की बात आ गई है। चलो लिखेंगे अभी, कॉल है भाई किसी का। चलो लिखेंगे अपोहन, ब्रैकेट में लिखेंगे डायलिसिस। डायलिसिस, डायलिसिस, ठीक है। IALYSIS, डायलिसिस। क्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अपोहन कहते हैं। एक मिनट में लेता हूं, तब तक लिखेंगे सभी इसको मेरे भाई सभी। कर लेता हूँ। हाँ ब्रो, एक मिनट। हेलो, हेलो। चलो लिखेंगे, आगे लिखेंगे मेरे भाई। अब इसका देखो, डायलिसिस का चित्र बना लेंगे। डायलिसिस का चित्र कैसे बनाएंगे? अब देखो इसमें क्या क्या चीजें बताई अपन ने, इसमें चीजें बताई अपन ने अपोहन। डायलिसिस मैंने बताया जब भी किसी आदमी की किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता, मतलब कि शुद्ध नहीं हो पाता, उसको छाना नहीं जा सकता। तो उस स्थिति में क्या करते हैं? तो उस स्थिति में अपन करते हैं डायलिसिस। तुमने कहते सुना होगा किसी को, जब किसी को किडनी मतलब किडनी खराब हो जाती है, उसको कैंसर वगैरह हो जाता है, तो तुमने कहते सुना होगा कि उसका डायलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब है अपोहन की क्रिया हो रही है। हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई इसको अपोहन। क्या बोलते हैं? अपोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोहन। गुरुजी अपोहन नहीं होगा तो क्या होगा मेरे भाई? जब अपोहन नहीं होगा तो रक्त शुद्ध नहीं होगा। रक्त क्या नहीं होगा? शुद्ध नहीं होगा। गुरुजी शुद्ध का मतलब क्या? रक्त का शुद्ध का मतलब है मेरे भाई उसमें से जो हानिकारक पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो उसमें से निकलेंगे नहीं, मतलब उनको छान कर प्यूरिफाई नहीं किया जाएगा। उसमें क्या होगा?
उस स्थिति में रक्त शुद्ध नहीं होगा मेरे भाई, तो डायलिसिस हमको करना पड़ता है। अगर ऐसे डायलिसिस नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, उसको अलग तरीके से डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस का मतलब उसके लिए अलग से मशीन आती है और उस डायलिसिस को करके हम बोलते हैं उसको कृत्रिम अपोहन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कृत्रिम अपोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम अपोहन बोलते हैं। अब इसका चित्र बना लेंगे मेरे भाई। चित्र बनाएंगे किस तरीके से देखेंगे मेरे भाई। मैं ऐसे ही छोटा मोटा चित्र बना रहा हूं समझने के लिए, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से। ठीक है, देखो आगे देखते जाएंगे, मैं समझाता हूं सारी चीजें जो मैंने लिखवाई हैं। पहले इस तरीके से चित्र बनाएंगे एक बार, सभी सभी चित्र बनाएंगे। हमें क्या बनाना है? सबसे पहले वृक्क बनाने हैं। वृक्क को अपन बोलते हैं मेरे भाई किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 और ये इस तरीके से 3। यहाँ पे भी एक किडनी लगा देंगे मेरे। क्या लगा देंगे? किडनी। ठीक है, इस तरीके से किडनी लगाने के बाद में हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस तरीके से यहाँ पे देखो। ठीक है, इस तरीके से करके, और यहाँ पे हम इस तरीके से हमने क्या किया है मेरे भाई, इस तरीके से हमने ये अपोहन के लिए निकाल दिए। किडनी बना दी हमने। किडनी के बाद में हमने मूत्रवाहिनियां बना दी। अब हमें मूत्राशय बनाना है। क्या बनाना है मेरे भाई? मूत्राशय बनाना है। तो देखो मेरे भाई, इसको थोड़ा सा एक बार, ठीक है, कैसे करेंगे देखो। इस तरीके से 2 लगाई हमने पहले तो, किडनी लगाकर हमने यहाँ पे 3 लाइन खींची, एक तरीके से हमने है दर्शाने के बाद में हम काली बना लेंगे ना इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गुरुजी, यहाँ पे देखो इस तरीके से बनाएंगे मूत्राशय, बनाएंगे मेरे मूत्राशय बना। ठीक है, बना दिया मूत्राशय। और इसके बाद में ये देखो, ये तो अब ये क्या हो गई? मूत्रवाहिनी है। ये ब्लू, ये पिंक कलर में जो मैंने दिखाई है वो क्या है मेरे भाई? मूत्रवाहिनी। और इस मूत्रवाहिनी के बाद में जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास मूत्राशय। क्या बनेगा? मूत्राशय। मूत्राशय जब भी हम क्या करते हैं, उस मूत्राशय के बाद में मूत्रद्वार, इस तरीके। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया हमारे पास नेफ्रॉन का चित्र, मतलब कि सॉरी, वृक्क का चित्र। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है मेरे भाई, क्या क्या है यहाँ पे। ये देखो, ये जो ब्लू पिंक कलर में है ये हमारे पास मूत्रवाहिनियां हैं। क्या है? मूत्रवाहिनियां, मतलब इनमें से है वो बहकर कहाँ आएगा? मूत्राशय में आएगा। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं, इन चीजों को ध्यान से समझेंगे और कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर है उस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो। अब देखो मेरे भाई, इसको बोलते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेरे भाई वृक्क। बोलते 2 वृक्क होते हैं। कितने ग्राम के? 140 ग्राम का एक होता है। ठीक है, संख्या में कितने होते हैं? 2। आकार कैसा होता है? सेम के बीज के समान। सेम की फली जब तुमने खाई होगी तो वृक्क का जो आकार होता है देखो इस तरीके से होता है मेरे भाई, इस तरीके से। इस तरीके से होता है मेरे भाई, बताओ इस तरीके से होता है या नहीं होता? चलो मैं इसको बना के दिखाता हूं। ठीक है मेरे भाई, देखो देखो मेरे भाई, इस तरीके से क्या होता है मेरे भाई, वृक्क होते हैं। सेम के फली के आकार का होता है। कैसे होता है मेरे भाई? सेम की फली के समान होता है। कैसा होता है? सेम की फली के समान, मतलब सेम के बीज के समान। सेम का बीज किस तरीके से होता है? इस तरीके से देखो, सेम का बीज होता है मेरे भाई इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? सेम। गुरुजी तो आम है। अरे आम नहीं है नालायक को, देखो इस तरीके से, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? सेम के बीज के समान। सेम की फली तुमने खाई होगी ना, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो ये पिंक वाली जो है मेरे भाई, इसको बोल रहा है, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। इसको क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। मतलब कि इनमें से मूत्र क्या होता है? बहकर आता है। देखो मूत्र का निर्माण कहाँ पे होगा? वृक्क में। कहाँ पे होगा? वृक्क में। वृक्क को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। आकार कैसा? सेम के बीज के समान। कितनी होती है? 2 होती है। एक की एक
एक किडनी का मतलब कि एक वृक्क का जो भार होता है वो कितना होता है, 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम। मूत्रवाहिनी हो गई। अब इन मूत्रवाहिनियों से बहता हुआ आता है मेरे भाई मूत्राशय में। कहाँ आता है, मूत्राशय में आता है गुरुजी, मूत्राशय में आता है। और इस मूत्राशय से मूत्र द्वार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है मेरे भाई। निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, कहाँ निकाल दिया जाता है मेरे भाई, मूत्र मार्ग के द्वारा। मूत्र मार्ग है मेरे भाई, मूत्र मार्ग। ठीक है, मूत्र मार्ग बोल दो या मूत्र द्वार बोल दो, एक ही बात है। तो मूत्र मार्ग से क्या कर दिया जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बताएंगे सभी यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर है तो बताएंगे, जिससे कि मैं आगे चलूं और आगे समझाने का प्रयास करूं। देखो मेरे भाई, अब मैंने इसको लिखा दिया है, अब मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई, अब जो समझने का प्रयास करेंगे वो इस तरीके से। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, मैंने जो जो चीजें पढ़ा दी हैं उनको मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। यहां से देखेंगे मेरे भाई, उत्सर्जी अंग की बात चल रही थी, यहां तक अपन ने कल कर लिया था। पौधों में उत्सर्जन भी पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ रहे थे कि मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग। क्या पढ़ रहे थे, मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग, या फिर पौधों में उत्सर्जन की बात कर रहे थे। अभी पिछले से पिछली साल मतलब कि 2024 का जब पेपर हुआ, उस पेपर में आपसे पूछा गया कि रेजिन या गोंद किसका उदाहरण है, तो आपने उसने ऑप्शन दिया, पोषण का है, श्वसन का है, या फिर उत्सर्जन का भाग है, या उत्सर्जी मतलब कोई पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, या क्या है। तो हमको ये याद रखना था कि जो पेड़ पौधे होते हैं मेरे भाई, जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्सर्जन के रूप में रेजिन या गोंद को बाहर निकालते हैं। जब तुमने देखा होगा कई पेड़ पौधे क्या करते हैं, रेजिन या गोंद का क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तुमने जैसे बबूल का पेड़ देखा होगा, बबूल का मतलब बोड़ी का जो पेड़ है वो देखा होगा, या नीम का पेड़ देखा होगा, उसमें तुमने देखा होगा कई बार उसमें गूंद आ जाती है। क्या आ जाती है, गोंद आ जाती है। वो गोंद किसका उदाहरण है, तो ध्यान से समझेंगे, वो अपशिष्ट का उदाहरण है। वो अपशिष्ट पदार्थ है जो उस पेड़ के द्वारा या पौधे के द्वारा क्या किया गया है, उत्सर्जित किया गया है, बाहर निकाला गया है। अब वो उत्सर्जित क्यों किया गया है, क्योंकि वो पेड़ के लिए सही नहीं था, मतलब कि वो हानिकारक था। और उत्सर्जन क्या होता है भाई, हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो देखो मेरे भाई, पौधों में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन युक्त यौगिक होंगे, मतलब कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे, बहुत सारे यौगिक होंगे जिनमें नाइट्रोजन घुली हुई होगी या नाइट्रोजन उनके पास उपलब्ध होगी। और कार्बनिक विषाक्त पदार्थ, कार्बनिक विषाक्त पदार्थ का मतलब है ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा होगी और वो क्या होंगे, जहरीले होंगे मेरे भाई। क्या होंगे, जहरीले होंगे। ये पदार्थ क्या होते हैं, पेड़ पौधे निकालते हैं। आगे मैंने नोट डलवा के लिखवाया है, रेजिन या गोंद, रेजिन या गोंद जो है मेरे भाई, ये भी एक प्रकार का क्या है, अपशिष्ट है। क्या है, एक प्रकार का अपशिष्ट है जिसका पेड़ पौधे उत्सर्जन करते हैं। मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंगों की बात करें तो मेरे भाई फेफड़े, मैंने तुम्हें बताया कि फेफड़े जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्पशील पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत शरीर में अपचित भोजन का उत्सर्जन करती है, मतलब कि जो भोजन पचता नहीं है उसका ये क्या करती है, उत्सर्जन कर देती है। यकृत की बात की, यकृत को हम बोलते हैं इंग्लिश में लीवर मेरे भाई। क्या बोलते हैं, लीवर। तो यकृत हो, यकृत बोल सकते हैं, लीवर बोल सकते हैं। ये क्या करता है, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसके उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लीवर क्या करता है, जो हानिकारक पदार्थ है, बहुत ज्यादा जो हानिकारक पदार्थ है उसको कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर और क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। त्वचा की बात करें जिसको हम स्किन बोलते हैं, जो त्वचा होती है पसीने या सीबम का उत्सर्जन करती है। पसीना क्या होता है मेरे भाई, पसीना क्या है, मैंने तुम्हें बताया था पसीना क्यों निकलता है हमारे शरीर से, ताकि हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, बना रहे, टेम्परेचर सही रहे। ठीक है, सीवम क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था एक तरीके का अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, वृक्क की बात जब हमने बात की तो यह एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मैंने तुम्हें स्टार लगवाया क्योंकि उत्सर्जन में यहीं से बार बार प्रश्न पूछा जाता है और ये मुख्य मतलब मैन है। इनकी संख्या 2 होती है मेरे भाई, वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। किडनी कितनी होती है, 2 होती है। आगे देखेंगे, इनका आकार सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। इसके बाद में जब हमने बात की नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन जो है मेरे भाई, वृक्क जो है वो
पेरिटोनियम नामक झिल्ली से बंद होता है। किससे होता है मेरे भाई बंद? किससे रहता है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली से बंद रहता है। वृक्क की इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब कि जिससे वृक्क जिन चीजों से मिलकर बना होता है, जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? नेफ्रॉन बोलते हैं। वृक्क क्या काम करता है? वृक्क रक्त को छानता है या रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ जो कि मूत्र बोलते हैं उसको क्या करता है? निकालता है। मूत्र में यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल ये सब पाए जाते हैं जो कि खतरनाक पदार्थ होते हैं। मूत्र बनने के बाद जैसे ही मूत्र बनेगा मेरे भाई, इन वृक्क में जब मूत्र बनेगा तो ये मूत्र क्या होगा? जो ये पिंक कलर की दिख रही है ये हमारी है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का मतलब है जो मूत्र को लेकर जा रही है। कहां से? हमारे वृक्क से और हमारे कहां तक? मूत्राशय तक। तो मूत्रवाहिनी क्या करती है? ये मूत्रवाहिनी क्या करती है? मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक लेकर जाती है। ठीक है, तो मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आता है। यहां तब तक रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। जब तक कि इसको नहीं निकाल दिया जाता ये कहां रहता है मेरे भाई? मूत्राशय में ही रहता है। अब आती है अपोहन, जिसको बोलते हैं डायलिसिस। मैंने जब तुम्हें बताया कि जब ये किडनी काम नहीं करेगी, जब ये वृक्क काम नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई? जब ये अपोहन की क्रिया नहीं होगी, मतलब कि रक्त को शुद्ध नहीं कर पाएगा, रक्त को छान नहीं पाएगा, मतलब कि मूत्र नहीं बन पाएगा। अगर मूत्र नहीं बन पा रहा, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हो या कार्बनिक विषाक्त पदार्थ हो या खतरनाक जो हानिकारक जो पदार्थ हैं, अमोनिया जैसे जो पदार्थ हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, वो हमारे ब्लड में ही रह जाएंगे। किसमें रह जाएंगे? ब्लड में ही रह जाएंगे, जिसके कारण हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अपोहन डायलिसिस, वृक्क में रक्त को छाना जाता है, शुद्ध किया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं मेरे भाई क्या? अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अपोहन कहते हैं। जब मैंने ये चित्र बनवाया तो इसमें देखो मेरे भाई दो वृक्क हैं, दो नलियां हैं। ठीक है, इन दो नलियों के बाद में जो ये बाहर निकल रहे हैं इनको बोला है मूत्रवाहिनी। यहाँ पे होता है मूत्राशय जिसमें जाकर मूत्र इकट्ठा होता है। ये होता है मूत्र मार्ग जहां से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताएंगे, कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो बताएंगे मेरे भाई, सही जल्दी जल्दी बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलो मेरे भाई आज के लिए देखो मैं 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं। 10 मिनट कभी कभी मैं तुम्हारी ज्यादा भी ले लेता हूं, कोई बात नहीं। जन्माष्टमी के इस पावर पर 10 मिनट की तुम रेस्ट करो। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा थैंक यू। चलो।